ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। नमस्कार। इनसाइट विद रागा में आपका स्वागत है। आज का संवाद सिर्फ कला की बात नहीं, बल्कि उस परंपरा की कहानी है जो समय के साथ धुंधली होती जा रही है, लेकिन कुछ हाथ ऐसे हैं जो उसे आज भी संजोए हुए हैं। एक वैज्ञानिक होते हुए भी डॉक्टर ज्योति स्वरूप शर्मा ने इस कला को न केवल अपनाया, बल्कि उसे अपने सुकून और आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। डॉक्टर ज्योति स्वरूप शर्मा ने उस्ताद स्वर्ण कला और राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग को न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि उसे नई पहचान भी दी। विज्ञान और कला दोनों के अद्भुत संगम के साथ उन्होंने ये साबित किया कि परंपरा केवल विरासत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आइए जानते हैं उनकी कला, उनका संघर्ष और वह सोच जो उन्हें खास बनाती है। नमस्कार ज्योति स्वरूप जी। नमस्कार जी, नमस्कार। इनसाइट विद रागा में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आप एक वैज्ञानिक रहे हो, जी। लेकिन आपकी जो पहचान है एक आर्टिस्ट के रूप में है, जी। तो आखिर आप इन दोनों में कैसे बैलेंस बनाते हो? आप कैसे बने आर्टिस्ट? एक बचपन से जिद था, मैं जहांगीर हूँ। ओके। तो जहांगीर का एक होता है कि मैं जन्मजात कारीगर हूँ और मैं उसको चरितार्थ करना चाहता था और मैंने उसको चरितार्थ किया। मतलब घर में आपने जी, पहले मेरे दादाजी राजाओं के टाइम में आर्टिस्ट थे, चतुर्भुज शर्मा। फिर मोहनलाल जी शर्मा है, वो अभी वर्ल्ड के रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और तीसरी पीढ़ी में हूँ। और मेरे घर में अभी चौथी पीढ़ी जो मेरे बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं और उन्होंने भी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा, आपने करीब 30-32 साल से ज्यादा हो गए आपको इस फील्ड में? मेरे को 55 साल हो गए सर। इस अच्छा आर्ट की? हाँ। अच्छा, आपने कई तरह की पेंटिंग्स की उस्ताद कला में। आपने वाटर पेंटिंग, आपने न जाने जी चमड़े पर भी पेंटिंग की जी है, कपड़े पर की है, अलग अलग तरह के कपड़ों पे जी आपने जी प्रयोग किए जी हैं। तो ये आपको प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे इस तरह का काम करना जी। चाहिए? मैं घर में हमारे रियलिस्टिक वर्क होता था, यथार्थवादी चित्र का। कौन करते थे? ये दादाजी और अंकल चाचा जी। ओके। तो फिर क्या हुआ कि 71 में अपने जोधपुर में पिछवाई पेंटिंग आई थी कपड़े पर। तो किसी ने कहा कि आप इतना सुंदर ये दूर से चित्र बनाते हो तो ये तो बिल्कुल सरल है। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो मैंने छोटा सा एक पीस बनाया। उस वक्त मेरे को एक छोटे से पीस के 25 रुपए दे दिए थे उस वक्त? हाँ, 71 की बात है। तो मैंने कहा यार ये तो जोरदार 600 रुपये थोड़ा सोना था। तो मैंने कहा ये काम ठीक है। तो अब जब मैं इस फील्ड में घुसा, अपने ट्रेडिशनल जो परंपरागत चित्र शैलियों में,
तो फिर मेरे जहन में आया, क्योंकि मैंने ऑनर्स किया था 74 में और 76 में एमएड भी कर लिया था, बीएड भी कर लिया था। तो मन में आया कि अपन अलग अलग शैलियों पे पहले तो स्टडी करें और उसके बाद में काम करें। तो सबसे पहले मैंने मेरी लाइब्रेरी साउंड किया, अलग अलग शैलियों के बुक्स इकट्ठे किए, फिर उनके ऊपर मैंने हर बेस पे, चाहे वो चमड़ा हो, लकड़ी हो, लोहा हो, कुछ कोई भी बेस हो, सब पे मैंने पेपर में से हो, सब पे मैंने जिस शैली में जिन व्यापारियों को काम चाहिए था, तो वो मैंने खूब किया और उसी कारण से मेरी एक पहचान बनी। आप न केवल खुद एक अच्छी पेंटिंग करते हैं, पर आपने कई सारे बच्चे तैयार किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप उन बच्चों से कभी फीस भी नहीं लेते। जी। ये आपके पीछे क्या प्रेरणा रही कि आप बच्चों के साथ आखिर मतलब क्या मन में रहा कि मैं बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाऊं? इसका मुख्य मेरे जहन में जो था वो क्या है, कोई धार्मिक मेरे गुरु हैं, आज भी हैं, और वो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। कौन है? प्रकाश पुरी जी महाराज। ओके। तो उन्होंने मेरे को ये आशीर्वाद दिया था, मंडोर वाले, हाँ। यस। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो मैंने ये समझा कि ये उनकी प्रसादी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने मेरा नहीं समझ के उनकी प्रसादी को मैं बांटने लग गया। ओके। और उनकी प्रसादी का मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ, तो ये मेरे जहन में था। और उससे सैकड़ों, क्या पता नहीं, असंख्य लोग उससे आज भी जीविका कर रहे हैं, जीविका कमा रहे हैं, और उनका ये पैसा हो गया, उनका परिवार चलता है। आपने कितने बच्चों को अब तक ट्रेनिंग दी होगी, जो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है? पता नहीं कितने, दुनिया भर के हर साल कैंप्स लगते हैं, और चाहे वो राजस्थान पत्रिका का हो, चाहे गर्ल्स गाइड हेडक्वार्टर का हो। मैंने सालों साल, कई वर्षों तक निःशुल्क और निस्वार्थ, मेरा ये स्वार्थ है कि आने वाली पीढ़ी को भी मेरा अनुभव उनको शेयर कर सकूं। अब जैसे आज के जमाने में बच्चे क्या करने लगे हैं कि एआई से अपनी फोटो उतारने लग गए। आपने देखा है कि वो जैसे ऑयल पेंट बना लेते हैं, चाहे मिनिएचर बना। ऐसे टाइम में जब हाथ से जो हुनर है वो क्या लगता है, क्या चुनौतीपूर्ण नहीं है? जी, ये सवाल कई लोग करते हैं कि आजकल क्या है कि बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीनें आ गई है, तो अब आर्टिस्टों की कोई नहीं पूछेगा। पर मैं आपको, अभी मैं 75 साल का हो जाऊंगा, तो मेरा अनुभव ये कह रहा है कि जो पेंटिंग होती है वो होती है 3D, वो 3D इफेक्ट होता है, और कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रिंट निकाल लो आप, नेचुरल, तो वो 2D होगा। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट और पेंटिंग। नाउ हाथ से करेंगे वो 3D होगा, वो 3D दिखेगा, लगेगा बैठने, और तकनीक से जब बनाएंगे वो 2D, ओके, वो फ्लैट दिखेगा। ओके, दैट्स द डिफरेंस, नेचुरल नहीं दिखेगा। यस, मतलब आपका वो फोटो दिखेगा। बट जो पेंटिंग है, आप पेंटिंग को जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये बैठे हैं, ये खड़े हैं, तो आपको ये आभास होगा। अब जैसे आप बता रहे हैं कि 2D 3D का जो डिफरेंस है साफ है। हुक्म। और युवा, हुक्म, मैंने देखा है आज के बच्चे खूब आ रहे हैं इस पेंटिंग में, तो आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये टेक्निक बच्चों को दूर कर रही है पेंटिंग से, या आपको लगता है कि वाकई बच्चे आज सीखने के लिए ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं? मैं इस बारे में एक मेरा बताऊंगा। हम लोग बहु उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते थे, उसका नाम था उम्मीद स्कूल। उसमें जो है, आपको बताऊं साहब के शिक्षा की प्रणाली जो थी, वो शिक्षा का क्या उद्देश्य था, उसमें क्राफ्ट सिखाया जाता था। क्राफ्ट में कई तरह के क्राफ्ट सिखाते थे, सिलाई सिखाते थे, कारपेंटरी सिखाते थे, चित्रकला सिखाते थे, जिससे क्या होता है कि हायर सेकेंडरी पास करके वो बच्चा जो है किसी गुरु के पास जाके अपने आगे की जो है यात्रा, वो जीवन की, वो शुरू कर सके। तो ये सीखो कमाओ जो योजनाएं थी, वो अभी की पद्धति में, शिक्षा पद्धति में समाप्त कर दी गई। तो मेरा तो ये निवेदन है सरकार से कि शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसमें बच्चा कुछ कमा के खा सके और वो नौकरी के उसमें नहीं बैठा रहे। कई बार मैंने देखा है कि जो फाइन आर्ट में जो बच्चे जाते हैं, कुछ जॉब, सब की जॉब लगेगी नहीं, आप मानते हैं, तो इसको कुछ लोग अपनी आजीविका का जरिया बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके हाथ में हुनर है। लेकिन आज के जमाने में पैसे इतने मिलते नहीं है क्योंकि लोगों को मोबाइल से चीजें मिलने लग गई है। तो आपको नहीं लगता है कि ये बच्चे किस तरह अपना जीवन मतलब बनाए? आप क्या सोचते हैं कि अपने को व्यावसायिक बनाने के लिए? इसमें मैं बात को आपको बताऊंगा। जो सच बात यह है कि पहली बात तो गुरु नहीं मिलते, अब नहीं मिलते। गुरु नहीं मिलने से क्या होता है, गुरु इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड गुरु। टीचर मिल जाएंगे,
टीचर टेक्स्ट पढ़ाता है, गुरु एनसाइक्लोपीडिया होता है, जिनके पास में समुद्र होता है उस सब्जेक्ट का, चलाना तो वही सिखाएगा, है ना। तो वो जब तक नहीं मिले तब तक वो परिपक्वता पे नहीं पहुंच सकते हैं, और उस कारण से वो पीछे रह जाते हैं और अर्धविकलित वो उसमें रह जाते हैं। तो फिर उनको थोड़ी दिक्कत आती है। अगर उनका काम एक सुपर है, एक लेवल का है, तो वो कभी भी भूखे नहीं मरेगा और उनके पास ऑर्डर रहेंगे और रेस्पेक्टिव रहेंगे उनको। कई बार मैं सोचता हूँ कि हुक्म। जैसे आप हैं, आप तो साइंटिस्ट थे, इसके बाद भी आपने ब्रश चलाना जी, शुरू किया। जी, एक होता है ये आपका दिल की पुकार थी जी, कि जी, मुझे सर। ये करना है, जी, और एक होता है रोजी के लिए मैं यहाँ आऊं, जी, उसमें दोनों में फर्क होता है। हाँ, तो मैं अगर रोजी के लिए आऊंगा तो शायद मैं उतना डिवोशन मेरे में नहीं होगा, राइट। और आप में चूंकि, तो आप क्या मानते हैं ये वाकई सही हाँ, है? ये बहुत ही आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और मेरे जो मुख्य उद्देश्य क्या था वो प्रश्न आपने पूछ लिया। क्या हुआ, जब हमारे जहन में ये था कि चित्रकला सीखें, तो घर में जो है पेरेंट्स ये कहते थे भूखे मरेगा ये सीख के, क्योंकि उस वक्त तो हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी, कोई पेंटिंग ज्यादा करवाते नहीं थे। अभी तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बड़े बड़े घरानों में बड़े बड़े लोग अपने उसमें हाउस में अपने हिसाब से पेंटिंग बनवाते हैं। पर उस जमाने में क्या होता था, पेंटिंग नहीं बनवाते थे तो पेरेंट्स कहते थे भूखे मरेगा ये क्या कर रहा है। जब हम कभी भी पेंसिल से ड्राइंग है या कुछ लेके बैठते थे, ये पता नहीं उनको कि ये आगे जाके क्या होगा। तो वो भी दौर था। तो हमने क्या किया, मैंने कि अपन पहले तो पढ़ाई करो, पढ़ाई में नंबर बन रहो, फिर अपन कोई कोई अपने परिवार को चलाने के लिए कोई जुगाड़ करो जिससे महीने का अपना खर्चा चलता रहे, और फिर अपन स्टडी करो। तो मेरा ये प्लस पॉइंट है, मैंने नौकरी करके घर की व्यवस्था हो गई। मतलब आर्थिक व्यवस्था पूरी कर, आर्थिक व्यवस्था जरूरी होती है, जैसे आपने अभी प्रश्न किया मेरे से, तो आर्थिक स्थिति नहीं होगी तो वो तो कैसे सीखेगा, और क्या उसके सीखने से वो, देखो कॉमर्शियल वर्क अलग करना है, वो पैसे के लिए करते हैं, उसमें सीखने नहीं होता है, उसमें तो काम किया और पैसे लाओ भाई। अब कई हमारे जोधपुर में भी हैं जो कॉमर्शियल हो गए, तो कॉमर्शियल होते ही उनका हर्डल हो गया आगे बढ़ने का। आगे वही बढ़ सकेगा जो कॉमर्शियल नहीं है और उसकी भावना हो मैं इसमें और क्या इंप्रूव करूं। एक चीज और मैंने देखी है, राइट सर। आपके पास भी, जैसे मैंने वीडियोस आपके देखे हैं जिसमें आपके विदेशी लोग आपके पास बहुत, मतलब इंटरेक्शन बहुत है आपका, जी, जबकि लोग, स्थानीय लोग हैं उनका कम है। तो आपको क्या लगता है हमारे यहाँ की समझ चित्रकारी में और विदेशी से क्या फर्क लगता है? नहीं ऐसे तो मैं नहीं कह सकता। यहाँ पे भी काफी जो लोग आते थे, और अभी थोड़ा सा मैंने, अभी क्या है मेरा सुंदरकांड जी का पाठ है तो मैं थोड़ा सा कम कर दिया। जिनको नीड है और जिनको वास्तव में प्यास है उनको पानी पिलाया जाए, ये अभी अब इस उम्र में मेरी ये धारणा होगी। कारण क्या, मैं भी मेरा टाइम खराब करूंगा, अगला भी वो खाली शौक के लिए है ना सर। तो अगर उसको इसमें डेडिकेटेड होना है, समर्पित होना है, देन आई विल उसको क्या है कि जो भी है मैं मेरा टाइम देता हूँ अमूल्य। मेरा सवाल ये था कि विदेशी लोगों में, हाँ वो आ रहे हैं बात कला को समझने की, राइट, वो आपके पास क्या चीज देख के आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आजकल जो है ये मोबाइल पे फेसबुक पे मेरा जो प्रोफाइल देखते हैं वो लोग, और अभी तो जैसे मेरा वर्ल्ड पे ईश्वर की दया से काफी बड़ा नाम हो गया है, तो वो लोग पूरा प्रोफाइल देखेंगे, पूरा समझेंगे, उसके बाद में जो इंटरेस्टेड हैं चाहे वो कोई कंट्री के हों, तो वो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उनसे संपर्क करते हैं कि साहब हम वहाँ जा रहे हैं तो हमको क्या, हमको ये सीखना है। तो वो मेरा जो सारा वो यहाँ से टाइम देते हैं, पूरा बुक करवाते हैं, फिर वो लोग आते हैं और दिन को बैठ के वो भी 3 घंटे 5 घंटे पूरा प्रोसेस वो सीखते हैं, और पूरा वीडियोग्राफी करके फिर फीडबैक जाता है वापस टूरिज्म डिपार्टमेंट। आपकी कोई ऐसी कृति है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई हो कभी? हाँ, एक ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। क्या हुआ कि एक बार प्रिंस चार्ल्स आए थे, आए थे अपने चौखेलाल में। अपने जो महाराजा हैं जोधपुर के, गढ़सिंह जी साहब ने उनको उन्होंने पत्र लिखा कि मैं आपकी जो रीजनल जो ट्रेडिशनल आर्ट है उससे मैं रूबरू होना चाहता हूँ। तो हम लोगों को इन्वाइट किया और हम लोग चौखेलाल महल में बैठे थे। तो एक वहां पे मैंने एक कोई ढाल है चमड़े की बोल, हाँ वो है प्योर मुगल स्टाइल में, और पूरा का पूरा ओरिजिनल वर्क है। उसमें मुगल बादशाहों के चित्र हैं, अरबी में पूरा कुरान शरीफ के बहुत ही आर्टिस्टिक मतलब उसमें वर्क किया हुआ है, और उसको बनाने में 5 साल लगे ढाल को। हाँ, वो इतना बारीक है कि उसको जब लेंस से देखेंगे
तो आप देखिए कि वो खुद हतप्रभ रह गया कि ये बनाया कैसे। और फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा नाउ दिस इज वन हेयर ब्रश नाउ एंड वी विल यूज सच टाइप ऑफ ब्रश फॉर टीडियस जॉब। तो फिर क्या हुआ कि वो आधा पौन घंटे तक तो मेरा सारा काम देख के बहुत खुश था। और जैसे ही उसने वो सारा देखा, काफी देर तक देखा उसको, और उसकी इच्छा हुई कि मैं इसको खरीदूं। और उसने क्या है कि उसके मुंह से निकला कि हाउ मच। तो मैंने वापस निवेदन किया धीरे से, प्लीज डोंट टेल मी हाउ मच सर, दिस इज नॉट फॉर सेल सर। क्यों कि जो मेरे पास ये आज चीज है, ये भारत की धरोहर है। आज इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल से जो भी वीआईपी वीवीआईपी आते हैं सर, और जब उसको देखते तो मेरा स्तर उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति इस स्तर का कारीगर है, हैंडमेड। जी सर जी। और आप बता रहे 5 साल उसको बनाने में लगे। हाँ, वो मैं चाहता तो वो मगियार की पैसे दे देता। वो लेदर किसका था? ये लेदर तो हम लोग क्या है कि म्यूनिसिपैलिटी है ना यहाँ पे, इसके पीछे कोई गोदाम था, वहां से तो वहां से जो अच्छा फाइबर, जो अच्छा स्टफ है, किस जानवर वो मैंने नहीं पूछा, आपने? बट वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लिया। कलर कौन सा काम लेते हैं? कलर में हम लोग क्या है कि कुछ तो मिट्टियां आती है अलग अलग कलर्स की, कुछ स्टोन्स आते हैं। तो स्टोन्स तो क्या है कि जो ट्रांसपेरेंट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे मिनिएचर वगैरह हैं। और ओपेक के लिए जो ये कलर्स आते हैं अपने मिट्टी के, जैसे जिंक है, पीओडी है, इस तरह से सारे सिंदूर है ना। तो ये सारे जो हैं ब्लैक के लिए काले काजल है। तो ये हम लोग नेचुरल गन में जो गूंद होता है, पेड़ों से निकलता है, उस गूंद में ये मिला के तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें केमिकल बिल्कुल मात्रा कहीं नहीं रहती, और वो जो लॉन्ग लाइफ होते हैं, नेचुरल कलर। हाँ, वो दैट इज कॉल्ड नेचुरल कलर्स, और लॉन्ग लाइफ होंगे सर। और अगर वो केमिकल के हैं तो कुछ टाइम बाद में फेड हो जाएंगे। ये फेड नहीं हो। हाँ, डिफरेंट। अभी मैंने आपकी जो एक ढाल वाला चित्र देखा, जी जी, वो मेरे ख्याल से बने हुए कितने साल हो गए? वो काफी मतलब 30-35 साल हो गए होंगे। अब तो आज भी वो ऐसा लगता है। हाँ, वो यूं कहे हैं। एक उसमें प्योर गोल्ड जो है, हाँ, हम लोग गोल्ड लीफ यूज करते हैं। यस। और गोल्ड लीफ में मैंने खूब काम किया। कारण क्या था कि गोल्ड लीफ का वर्क जो सबसे पहले मेरे को मिला था रेस्टोरेशन के लिए, अपने मेहरानगढ़ फोर्ट है, उसमें एक मोती महल है। मोती महल में एक एनक्लेव था, वो बहुत पूरा तोड़ दिया था दोनों तरफ से, कोई पब्लिक वहां से जाती थी पहले, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। तो हिजाइनेस ने बोला कि भाई अभी तो कारीगरी नहीं है, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया था, पहला रेस्टोरेशन मेरा जिंदगी का। और मैंने जब वापस किया तो मैंने उनको कहा महाराजा साहब को कि साहब आप आदमी लगा के बताइए कहाँ है। तब मेरे को विश्वास हुआ कि नहीं, मैं काम कर सकता हूँ। और फिर लगा कि मैं, मेरी धरोहर जो है, आज जो किले हवेलियां मंदिर हैं जो सोने के काम किए हुए हैं, वो अपन संरक्षित कैसे कर सके। अगर वहां पैसे नहीं है तो भी अपने को करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उनको देख सके, ये अपना उद्देश्य है। अभी मैंने देखा है आपके घर पे भी बहुत सारी आपने गोल्डन, प्योर गोल्डन है, सब प्योर गोल्ड है, गोल्ड लीफ 24 कैरेट पन्ना बोलते हैं, पन्नी, हाँ, जैसे वर्क बोलते हैं। हाँ, वर्क बोलते हैं, चांदी का वर्क और सोने का वर्क। यस यस। ये क्या है कि कोई ये कुछ फैमिलीज हैं, वो अपने को कूट के देते हैं। मतलब कुछ ग्राम्स। हाँ, वो 24 कैरेट है, प्योर गोल्ड है। अच्छा, ये कभी नहीं निकलता? ये ऐसा कैसा रहेगा, इसमें कोई आपको कांच वाला लगाने की जरूरत नहीं, कोई प्रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, ऐसा कैसा। अब ये तो काम आपने कर दिया, बाद में कौन करेगा? बाद में अभी जो मेरे 3 बच्चे हैं। नहीं, वो तो आपके परिवार की। हाँ सर। मैं आपको एक ये बात बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बोला, इसके अस्तित्व पे एक खतरा मेरे को लगता है, क्योंकि सरकार की सरकार की तरफ से मुझे बहुत सुंदर नहीं लगता कि कोई ऐसा काम हो। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि जब तक सरकार जिस तरह से दूसरे सभी सब्जेक्ट को एक अहमियत दे रही है, तो कलाएं जो है, कलाओं में ये हालत हो गई कि पहले कला शिक्षक होता था स्कूलों में भी, सारे हटा दिए, कला सब्जेक्ट हटा दिया। अरे तो भाई ये अगर प्राचीनतम युग में जाएं तो शुरू हुई थी वहां से पेड़ से हुआ था, और उसके बाद में धीरे धीरे तो अरे भाई इसको क्यों खत्म कर रहे हो। लेकिन है, और आज ये हालत हो गई है कि विश्वकर्मा जो योजना आई है प्रधानमंत्री की जी की जो योजना है ना विश्वकर्मा है, तो उसमें सभी काम को लिया है और पेंटिंग को हटा दिया। मतलब दुर्भाग्य है, मतलब
मुझे भी समझ में नहीं आता है कि आप क्या करना चाहते हो, इसको खत्म करना चाहते हो, खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बच्चा माथापच्ची करेगा अब? इसमें तो बहुत ज्यादा आपको साधना करनी पड़ती है, जब भी आके आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। जबकि इनको बचाने के लिए तो आज नए युवाओं की बहुत जरूरत हाँ, पर सरकार तो कुछ बिल्कुल वो सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया ना सर। है। तो मुझे कई बार ये लगता है कि जी सर। तकनीक के इस दौर में इस पर बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है, जब नए युवा आपकी तरफ सीखने के लिए बिल्कुल नहीं सत्य आएंगे, कहना है आप, सत्य कहना है। तब आपने इस फील्ड में बहुत पुरस्कार जी, जीते हैं। हाँ। मिल जीते तो क्या मतलब आपने हासिल किए हैं, वो आपको एक इज्जत दी सर, इज्जत दी है सबों लोगों ने इज्जत दी और अपने को। हालांकि आपके लिए अनगिनत है वो, क्योंकि मैंने जी देखा है जी जी आपको सर। राष्ट्रपति का पुरस्कार भी जी मिल चुका सर। है, सब कुछ मिला है। जी सर। डिजाइनर्स ने, उदयपुर वगैरह ने आपको बहुत जी सम्मानित सर। किया है। अभी भी आप नई नई चीजें बना रहे हैं। तो कई बार मुझे ये लगता है कि जब आप इस तरह की पेंटिंग करते हैं और इतना खर्च होता है, तो उसका वहन करने का तरीका क्या है? क्योंकि आप अपनी पॉकेट से करते हैं जी या जी जी, सोसाइटी ये सारा जितना भी आज तक जितना भी अपने एक्सपेरिमेंट किया, जो शोध किया, वो सब वो अपने पैसों से किया। क्यों किया? एक जिद थी कि मैं आने वाली पीढ़ी को मेरी धरोहर जो है, परंपरागत जितनी भी धरोहर है चारों तरफ, मैंने अभी कुचामन हवेली में भी किया और भी कई जगह किले हवेलियों में मैंने खूब काम किया। तो कई पैसे है, कई नहीं है, फिर भी अपने को काम करना है वो, और वो ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी उसको देख सके। आप एक चित्र को क्या तरीका मानते हैं? एक अभिव्यक्ति का जरिया मानते हैं या एक समाज की जिम्मेदारी? इसको क्या मानते हैं? जैसे कोई चित्र आपने बनाया, हाँ, वो आप क्या मानते हैं? चित्र जो है, चित्रकला। हाँ, चित्र जो है वो चित्र हो या स्वरूप हो, कोई भी हो, अपन जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में भगवान के स्वरूप है, तो वहां जाने के पहले आपका कैसा भी मूड है, वो जैसे ही आप उनको देखोगे आपका मूड चेंज हो जाएगा, प्लेजर मूड आपका वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से पेंटिंग में भी, अगर पेंटिंग कोई भी पेंटिंग है, खड़े हैं तो आते अरे यार मजा आ गया, व्हाट द मीनिंग ऑफ मजा आ गया, मतलब अंतर से फीलिंग्स दैट इज कॉल्ड फीलिंग्स। सो आपने अब तक की कौन कौन सी पेंटिंग्स मेन बनाई है जो आपको लगता है कि आपने जीवन में एक सुकून देने वाला, आपको खुद को सुकून मिलता है? जैसे आपने मिनीचर में किया, इस तरह जी, जी, की जी। और क्या क्या पेंटिंग्स आपने बनाई होगी? अनगिनत है सर। और अभी रिसेंट जो है, अभी कोई मैंने वहाँ काम किया था उदयपुर, तो वो असंभव काम था, कोई पेंटिंग फट गई थी, तो वो पुरानी? हाँ पुरानी, वो भी 500-600 साल पुरानी। तो वो उनके वहाँ युवराज थे लक्षराज जी, उन्होंने कहा कि अब ये तो दुनिया का कोई भी कारीगर ठीक नहीं कर सकता, कोई भी आर्टिस्ट उसको ठीक नहीं कर सकता। और उस चैलेंज को जब मैंने काम किया और फिर उनको कहा, मैंने कहा बताइए साहब कहाँ फटी थी पहले, तो उस दिन उन्होंने गुरु भी बनाया मेरे को। अच्छा। और उसके बाद में अभी मैं उदयपुर का ही काम कर रहा हूँ, जो राज दरबार में है। अभी दरबार हॉल में बड़े बड़े मेरे स्वरूप लगे हैं, 4 फीट 8 फीट के बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स लगे हैं, और भी काफी काम है। वहाँ रेस्टोरेशन भी मेरे को अभी आया हुआ, मैं जाऊंगा अभी रेस्टोरेशन करने। तो इज्जत बहुत मिलती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नौकरी जो है वो है अपने परिवार को चलाने का, वहां आपको जैसे ही रिटायर हो जाओगे आपको कोई नहीं पूछने का। दो है, कला और साइंस। अब साइंस के तो आप विद्यार्थी रहे हो, जी आपने साइंस जीवन भर पढ़ा है। जी जी। ये आपने जो संतुलन बना के रखा, ये कैसे रखा? इसमें क्या हुआ कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन, फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग। ओके। तो ये स्पेशल पेपर था। और जोधपुर में क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट खुला था, एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन लेबोरेटरी। तो उसमें मैं बीइंग एक्सपर्ट, मेरे को, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में था तो मेरे को यहाँ बुला लिया। उसके बाद में मैंने सबसे पहले, फिर ये अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिमोट सेंसिंग साइंस, जो मैं साइंटिस्ट था, तो वहां पर क्या हुआ कि फिर सैटेलाइट डेटा लेना शुरू कर दिया हमारे। तो मैं सबसे पहला डिपार्टमेंट का व्यक्ति था 81 में, जो IPI देहरादून से, जो एशिया की टॉप इंस्टीट्यूट है, वहां से फर्स्ट डिवीजन वो कोर्स करके आया था 81 में। और प्रोफेसर धवन जो एनालिस्ट के हेड थे, उन्होंने कन्वोकेशन किया था, तो बड़ा अच्छा लगा। और 33 साल तक मैंने ये काम किया और मेरी PhD भी रिमोट सेंसिंग पे ही है, जो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मतलब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आप जी सर। रिमोट सेंसिंग में PhD है, लेकिन आपकी आर्ट, आप कला को देख के कई बार नहीं लगता कि आपने कैसे ये संतुलन रखा। जी, ये बात है। आपने अभी आप 8-8 घंटे शायद आज भी काम करते जी, 8 घंटा 10 घंटा मैं अभी भी काम करता हूँ इस उम्र में। हाँ।
आप जो आपको आश्चर्य होता है ना सर, तो मैं एक बार IIT गए थे हम लोग, प्रोग्राम था जोधपुर IIT। तो उन्होंने जैसे ही मेरे वो काम देखा और फिर मेरे बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि आई वॉज रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट। तो वो मेरा डायरेक्टर साहब मेरा चेहरा देखने लगे कि यार डॉक्टर साहब क्या बात करते हो। मैं कह यस सर रियली आई वॉज साइंटिस्ट। तो उन्होंने कहा कि कैसे कॉम्बिनेशन है, आप जो कह रहे हो वही उन्होंने बात की पूछी थी मेरे से। तो मैंने कहा साहब ये मेरा जिद था, आप जिद करो और फिर आप उसको अचीव करो। एक चीज और, कई बार जब विदेशी आपके घर आते हैं ओके, तो उनकी फीलिंग्स क्या होती है? कोई ऐसा कमेंट हमें कोई ऐसा सुनने को मिले, क्योंकि हम तो उस वक्त जी होते जी नहीं सर, है, जी तो सर, आम दर्शकों को ये लगना चाहिए जी कि सर, एक जी हम कला को कैसे देखते हैं और एक जी वो कला को, क्योंकि वो फर्क हमें नहीं पता। बिल्कुल। जैसे जैसे मुझे बहुत पसंद है, ओके ओके, क्योंकि मुझे ही बचपन से ये शौक रहा है कुछ बनाने का। जी सर, तो अब एक मेरी चॉइस अलग हो सकती है दूसरों की, लेकिन नेचुरली। विदेशी अपनी कला को पसंद करने जी के जी, पीछे क्या कारण है? उसका कारण ये है कि ये जो अपन जो आपने जो घर पे देखा था और अपने आर्ट गैलरी में देखा, ये काम पहली बात तो पूरे इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेयरेस्ट वर्क है मेरे मेरे पास जो कलेक्शंस है। दूसरा क्या होगा, वो जब आते हैं तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद में तीसरी बात, वो बैठ के इसका पूरा प्रोसेस सीखते हैं मेरे से, तब उनको आश्चर्य होता है अगर ये बात है क्या। क्योंकि जब तक आप नहीं जानोगे कोई बात के बारे में, तब तक यू कांट फील और फीलिंग, एग्जैक्टली, है ना सर। एग्जैक्टली। तो फीलिंग कब आएगा, जब आप टच करोगे या टेस्ट करोगे, है ना। क्या आपको लगता है कि ये काम भी विदेशों में भी होने लगा है? अभी तो नहीं है हाल फिलहाल। तो विदेशों में जो हुआ है वो जब मैं बचपन से मैं सुनता आया हूँ, वहां पे रियलिस्टिक का वर्क बहुत होता है, यथार्थवादी। समझ गया मैं, सामने बैठ के बनाना। यस सर, वो वर्ल्ड में कई कंट्री में हुआ। अपने यहाँ पे क्या है कि जैसे ट्रेडिशनल आया, तो ये जैसे मुगल वगैरह आए, ये आए वो राजा महाराजा, और जैसे अपन ने अपने मारवाड़ से हैं, तो मारवाड़ में मान सिंह जी ने संगीत और कला, इसको बहुत प्रोत्साहन इसको उन्होंने, मतलब ये समझ लो कि ये दोनों दो हाथ थे उनके, और उन्होंने इतना जबरदस्त इसको प्रोत्साहित किया साहब, आज भरा पड़ा है खजाना मेहरानगढ़ का। क्योंकि अलग अलग राजा, कोई शिकार के शौकीन थे, कोई किसी के शौकीन थे, तो ये कला और इसके, और तीसरा था नाच संप्रदाय से, तो उसमें ये पूरा का पूरा उनका समर्पण था। अभी मेरे को ये भी देखा मैंने, जैसा कि आपने जी सर। ब्रश भी आप खुद बनाते हो, जी सर, आप अपने बनाए हुए ब्रश काम लेते हो, जी। ये कैसे, मतलब आपको लगा, क्यों लगा कि मुझे अपना ही ब्रश काम जी करना सर, चाहिए? ये सारे ट्रेडिशनल जो है ना, ये कई किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। तो हमारे जो दादाजी थे वो बताया करते थे, क्योंकि वो भी हाथ से बनाते थे। उस जमाने में ब्रश आते नहीं थे बाजार में। तो गिलहरी जो है, गिलहरी को, एक तो गिलहरी मरी हुई है और एक जिंदा गिलहरी है। तो मरी हुई गिलहरी के बाल डेड हो जाते हैं, वो काम नहीं आते हैं, वो कड़े हो जाते डेड हो जाते हैं, हैं। dead हो जाते और अगर अपन जो केस लोचन करते हैं, इसी तरह से अगर गिलहरी को वो बताते थे कि एक कोई पॉट रख के, घास का वो डालते हैं ना, वो पॉट रख के, डंडी रख के, ऐसे दाना डाल के कपड़ा से आगे डंडी खींचोगे तो वो कपड़ा जो है गिलहरी के ऊपर है, और एक गिलहरी को पकड़ के बाल पकड़ लो, बाल पकड़ोगे जब बाल तो आपके हाथ में रह जाएंगे, गिलहरी पक जाएगी, मरेगी नहीं। तो वो जो है, जो कबूतर का होल होता है, पंख, कबूतर का पंख होल होता हैं। है, उसके नीचे वाला हिस्सा, उसका जो है नीचे वाला, उसको थोड़ा सा कट करके उसके अंदर डालते थे, डाल के फिर धागे से उसको बांध देते थे। ये दादाजी ने बताया। बाल को, नहीं, वो बंच, अब वो डाल दिया और आपने धागे से कर दिया। ये दादाजी ने सारा बताया प्रोसेस। और फिर क्या करोगे, मेहंदी का उसके ऊपर मेहंदी लगा दो, जो अपन मेहंदी लगाते हैं, हार्ड हो जाता है। हाँ, तो वो एक बार करके रख दो, फिर सुबह उसको धो के काम में ले सकते हो। तो 1 हेयर ब्रश होगा, आप बारीक से बारीक, माइन्यूट से माइन्यूट यू कैन डू। 1 हेयर भी और बेंच में भी, दोनों में आप ये चीजें जब अपन अंग्रेज को बताते हैं ना, सारा प्रैक्टिकली मेरे पास है, वो हैरान हो जाता तो है। वो कहते हैं कि रियली सरप्राइज। और कलर भी आप इसी तरह बनाते हाँ, वो भी सारा बताता है प्रोसेस, पूरा गन अलग, वो कलर्स के अलग अलग डिब्बे हैं, तो उनको सारा बताते हैं कि इस तरह से हो। क्या कलर। वो भी इस तरह फिर काम लेते हैं, ऐसे वो यहाँ से खरीदते हैं, फिर वहां जाके करते हैं काम। करते हैं? हाँ, और कुछ तो आर्टिस्ट ही आते हैं वहां से। अभी जो आ रहे हैं बैच है, उनमें वो बताते हैं कि वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट नाउ। आपके 3 बेटियां हैं, जी सर। तीनों ही आर्टिस्ट है, जी सर। और आज वो भी ऐसे ही काम कर रही है? हाँ, पहली बच्ची ने तो 11 साल में वो काम किया साहब कि उसने डिस्ट्रिक्ट अवार्ड ले लिया, स्टेट अवार्ड ले लिया। ओके।
और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड की दावेदार थे। क्या नाम है? समता शर्मा। ओके। तो उसको हालांकि हमने वो नहीं दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड के, बाकी हो जाता। सेकंड जो बच्ची है उसने डबल हमें किया है, उसने भी अभी एक पेंटिंग बनाई, ओमान थी वो, तो 4x6 इंच में खाली 2500 पेंटिंग है। इतनी सी? हाँ, अपने पोस्ट कार्ड साइज में 2500 पेंटिंग और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड लिए हुए, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके। ममता शर्मा। थर्ड नंबर? थर्ड है खुशबू शर्मा। वो क्या है? वो भी मयूर में है, जो मेयो की है ना, जोधपुर में मयूर चौपासनी, उसमें फाइन आर्ट की वो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और आपके दादाजी, आपके अंकल, इन्होंने भी यही काम? हाँ, ये थी। तो मुझे लगता है कि आपके ब्लड में ही एक आर्ट है। जी सर। जिससे आप वो कहते हैं ना छूटता है। तो मैं दर्शकों को शायद मैं यही समझाने की, आपसे ये सवाल पूछने के पीछे मेरा यही था कि कुछ तो आपके ब्लड में कोई ना कोई यूनिकनेस होती है, यूनिक चीज होती है जो हमें नया करने के लिए धरती पे लाया गया है और हम उसका काम नहीं लेते। इसी तरह तो मैं ये चाहता हूँ आज एक मैसेज आप हमारे युवाओं को दें कि वो किस तरह इस आर्ट को बचाने के लिए आगे आए। जी सर। और वाकई जिनमें जुनून है कि मैं आर्ट के जरिए सुकून हासिल करना चाहता हूँ, तो वो कैसे इस फील्ड को अपना सकते हैं? भाई, इसके लिए सबसे पहला तो है आपको, सबसे पहला तो यह है कि आपको आपके एरिया में जो सक्षम, जो गुरुतुल्य हैं और जो वास्तव में गुरुतुल्य हैं, उनके सानिध्य में आपको शिष्यत्व में जाना पड़ेगा। आप जब शिष्य बनोगे और बिना लालच के, तो वो कुछ आपको धीरे धीरे वो भी परीक्षा लेंगे काफी दिन तक। तो या तो आप बच जाओगे या फिर टिक जाओगे, तो वो आपको सक्षम बना देंगे, है ना। तो गुरु जो है वो जरूरी है। बाकी कॉलेजों में भी फाइन आर्ट है, वहां पे क्या है कि एक टेक्स्ट पढ़ाते हैं। उस टेक्स्ट से क्या होता है, वो भी टेक्स्ट ऐसा पढ़ाते हैं कि वो आगे जाके कोई कमा के खा नहीं सकता जब तक वो गुरु के सानिध्य में नहीं जाए। मैं समझ सकता हूँ, चित्र बनाना आसान नहीं है। मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको चित्र बनाते हुए मैंने देखा है। तो चित्र बनाने के लिए जुनून चाहिए, और जब जुनून चित्र बनाने में लगता है तो इतना सुकून मिलता है जिसका अपन एहसास बिल्कुल दूसरों को नहीं जाहिर कर सकते। नहीं, बहुत। मैं बताऊं आपको कि अब आपने शांत ये एक सुकून की बात की ना, तो इसमें ये जो फाइन आर्ट है या ट्रेडिशनल आर्ट, जो भी आर्ट है, कला के अंदर वो ही जाएगा जो सबसे पहला तो है अनुशासन, दूसरा है समर्पण भाव, डिवोशन, समर्पित। जब वो पूरा समर्पित हो जाएगा तो और जो कला करेगा तो वो जाएगा मेडिटेशन में। ये इसकी पहली स्थिति है कलाकार की। वो मेडिटेशन में जाकर मेडिटेशन करते 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 एक समय ऐसा आएगा वो पूरा का पूरा उसमें चला जाएगा, उसमें मेडिटेशन के बाद में बिल्कुल उसमें चला जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा, है ना। तो वो स्थिति भी इसमें आती है। और इस पे मैंने कन्याकुमारी, वहां माउंट आबू में मैंने लेक्चर्स भी दिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, इसी के ऊपर एक कला से आप परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना डिवोटी, राइट। समर्पण, बिना समर्पण आपके पॉसिबल नहीं है। हुक्म सर। आपने, हम तो आज प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह बच्चों को तैयार करें जो इस देश का नाम रोशन करें और इस कला को जिंदा रखें। आप हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ पधारे। इनसाइट विद रागा की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो हो सकता है कि ये अभी तो धीरे धीरे कम हो रही है और उसके बाद में हो सकता है कि ये लुप्त ही हो जाए। ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सरकार जरूर ध्यान देगी और हमें आप पूरा विश्वास है, और उनको प्रोत्साहन भी दे। बिल्कुल। अब आप देखिए, पहले डिस्ट्रिक्ट अवार्ड होता था, बंद कर दिया। स्टेट अवार्ड होता था, बंद कर दिया। नेशनल अवार्ड होता था, उसमें क्या किया कि उसमें मतलब ऊंट के मुंह में जीरा जो है, उस स्थिति की वहां पर उन्होंने संख्या कर दी अवार्ड देने वालों की। तो ये कैसे चलेगा? मतलब ये तो असंभव है। ये लोग फिर कहेंगे आपको भी कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्यों करें इसको। नहीं, आपके आग्रह पे सरकार पूरा ध्यान देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जी सर। तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आग्रह पर। सभी का, आपका भी सभी का बहुत बहुत साधुवाद। तो ये थे डॉक्टर ज्योति स्वरूप शर्मा, जिनकी कला सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं बल्कि हमारी विरासत, हमारी पहचान और हमारी जिम्मेदारी की कहानी भी कहती है। आज के इस संवाद से एक बात साफ है
कि परंपरा तभी जीवित रहती है जब कोई उसे जीता है और आगे बढ़ाता है। इनसाइट विद रागा के इस एपिसोड में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।